हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो क्या आपको रटने और समझने के संदर्भ में जो अनुपात रखना चाहिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान, इसकी समझ है? और यदि इसकी समझ नहीं है तो अभी हम लोग इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं कि आखिर रटने और समझने को लेकर के किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखो, यहाँ पर कई बार विद्यार्थियों के मन में सवाल उभरता है कि सर, क्या हमें सिविल सेवा परीक्षा के लिए रटना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमें अधिक से अधिक समय समझने पर ही देना चाहिए? तो मेरा यहाँ पर जो मंतव्य है दोस्तों, वो ये है कि कई सारे ऐसे पहलू होते हैं, कई सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिनको आपको आत्मसात करने की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पर इसको रटने के सेंस में तो यूज़ नहीं करूँगा। रटने का मतलब तो ये हुआ कि बिना सिर पैर के हम केवल अपने मन मस्तिष्क में उसको रख लिए, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कोई भी तथ्य, कोई भी पहलू यदि आप लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं, लगातार उसको आप रिवाइज करते रहते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके अंतर्मन में, आपके मन मस्तिष्क में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेटल्ड हो जाता है। और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तब वो फिर रिफ्लेक्ट होता है, और ये रिफ्लेक्शन दरअसल आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाभकारी साबित हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप भूगोल के विभिन्न मानचित्रों को देखते हैं। विभिन्न मानचित्रों में भी मान लीजिए कि आप नदियों के प्रवाह के मानचित्र को, या फिर आप पर्वत श्रृंखलाओं के मानचित्र को, है ना, या फिर आप कोई भी एज सच ज्योग्राफिकल लोकेशन को लगातार मानचित्र पर देखते रहते हैं। आपके स्टडी टेबल के आसपास में विश्व का या फिर भारत का जो भी प्राकृतिक मानचित्र है वो चिपका हुआ है और आप उसको हमेशा देखते रहते हैं। तो आप उसे रट तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसे केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ठीक है, भारत की इस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है, इन स्थानों से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, भारत के इन राज्यों का जो लोकेशन है वो इस तरीके से, कई सारे ऐसे पहलू आप लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसे रट रहे हैं, बल्कि आप उसे केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन लेवल ही आपको बहुत अधिक परफॉर्मेंस के स्तर पर लाभकारी साबित हो जाता है, और इस आधार पर आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जब हम बात करते हैं समझने के संदर्भ में, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बहुत अधिक काम करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रश्न को नहीं समझेंगे, क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न की डिमांड है, क्या उसमें आपको इनपुट के तौर पर देना है, किस तरीके से आपको शुरू से लेकर अंत तक उत्तर लिखना है, तब तक आप एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अंक नहीं मिल पाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में भी कई सारे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर आपको समझ के साथ में उत्तर देने की ज़रूरत हो जाती है, और यदि आपने समझ के साथ में उत्तर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका वह सवाल सही हो जाता है। और रही बात साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार में तो जो कॉमन सेंस है, जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक सामान्य समझ है, वह तो बहुत अधिक ज़रूरी होती है। क्योंकि वहाँ पर आपसे कई बार सिचुएशनल बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। वहाँ पर आपको रट करके जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप यदि कोई तथ्य भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, आपसे जो पूछा जा रहा है, जिस संदर्भ में पूछा जा रहा है, यदि आपने उसके हिसाब से उत्तर दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बातें रख दी, तो फिर आपका जो साक्षात्कार है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि रटना और समझना दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। रटने से यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं चलेगा। यदि हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर एकदम गौर कीजिएगा कि केवल रटने पर यदि हम आए तो आप शायद परीक्षा में कभी भी सफल नहीं होंगे। आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के प्रति जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी ही चाहिए। जो एक सामान्य समझ है, उसके आधार पर यदि आप किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो आप तथ्यों को भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझ पाते हैं, और साथ ही उसके बारे में जो भी अन्य जानकारियां हैं वो भी आपको हो जाती हैं।
कई बार बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि सर क्या हमें अनुच्छेद रट लेना चाहिए, क्या हमें इतिहास के विभिन्न ईस्वी को रट लेना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं है। इतिहास में भी प्राचीन और मध्यकालीन भारत, या फिर मैं तो यहां तक कहूंगा कि आधुनिक भारत के स्तर पर भी कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि क्रम के आधार पर बताइए कि कौन सा घटनाक्रम पहले हुआ है, कौन सा घटनाक्रम बाद में हुआ है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ईस्वी याद करना है। आपने किसी भी स्तर पर यदि इतिहास पढ़ा है, प्राचीन भारत पढ़ा है, मध्यकालीन भारत पढ़ा है, या फिर आधुनिक भारत पढ़ा है, तो आपको क्रम तो बताया ही गया है। ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ाया गया, तब फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ाया गया, तब फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई गई, है ना। सबसे पहले आपको क्या बताया गया होगा, कभी भी कहीं भी आप पढ़ें तो आपको सबसे पहले बताया जाता है प्राचीन भारत के स्तर पर कि भाई पाषाण काल है, पाषाण काल के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, देन फिर महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, और देन फिर मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल आदि का जो भी घटनाक्रम रहता है ये सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है। एग्जामिनेशन में इन्हीं घटनाक्रम के आधार पर कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों से संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर ये निर्माण हुआ, ये निर्माण इस समय हुआ, ये निर्माण यहाँ पर हुआ, इस तरीके से आप बताइए कि कौन पहले है कौन बाद में। तो वहां पर आपकी समझ काम आने की आवश्यकता है, न कि आप ईस्वी याद करने बैठे। यदि आप ईस्वी याद करेंगे तो फिर लंबा समय बीत जाएगा। वैसे ही ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, इन सब में भी आपके पास में यदि समझ है तो फिर आप उसके आधार पर अपने प्रश्नों को सही तरीके से उत्तर के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि रटना और समझना ज़्यादा जरूरी क्या है, तो ज़्यादा जरूरी है समझना, और समझ के साथ में आप अपनी अभिव्यक्ति किस तरीके से कर पाते हैं ये कहीं अधिक जरूरी है ना। तो समझने के साथ में आपकी अभिव्यक्ति भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। कौन से प्रश्न के किस हिस्से पर आपने ज़्यादा वेटेज दिया, किस हिस्से पर आपने कम वेटेज दिया, यह भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा के स्तर पर उसके कई सारे पहलू होते हैं। एक प्रश्न में 2-3 आयाम के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ता है कि कौन से आयाम पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन से आयाम पर कम फोकस करना है। तो यहाँ पर भी ये समझ काम आती है, न कि रटंत विद्या। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखें तो वहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित करते हैं, तो इससे आपके उत्तर को पुष्टि मिल जाती है। जैसे कि आप पॉलिटी से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, तो यदि आप किसी आर्टिकल की चर्चा कर दें, यदि आप किसी केस की चर्चा कर दें, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी ऐसा मामला यदि उस पार्टिकुलर प्रश्न के अकॉर्डिंग रहा हो तो आप उसकी चर्चा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि निजता के अधिकार से संबंध में कई सारे केसेस सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए आपने पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ते हैं, तो उस लिहाज से आपका जो उत्तर है वो और प्रमाणीकृत हो जाता है। इस हिसाब से जो तथ्य हैं वो आपकी सहायता करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में किस हिसाब से आपको समझने की आवश्यकता है, किस हिसाब से आपको विभिन्न तथ्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और जब आप इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो फिर आप इस दुविधा में नहीं रहते हैं कि क्या रटना है क्या नहीं रटना है, ठीक है जी। यहाँ पर ये बातें आपको बहुत अधिक फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। P2I बैच की शुरुआत कर दी गई है 27 जुलाई से और इसमें अभी एडमिशन चल रहे हैं। 31 जुलाई तक आपको इस P2I बैच में एक खास ऑफर भी दिया जा रहा है मानसून धमाका सेल के माध्यम से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 24,999 रुपये में इस कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स की शुरुआत पॉलिटी से हो रही है और अमृत उपाध्याय सर इस कोर्स में पॉलिटी की कक्षा ले रहे हैं। साथ ही बाकी जीएस के सभी पेपर अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आप प्रीत 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस अवसर का लाभ उठाइए और जीएस की तैयारी को और मजबूत कीजिए।
मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।